नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आरजे मेहताब और मैं आरजे प्रिया, और हम लेकर आए हैं कार्यक्रम श्रृंखला मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर का तीसरा एपिसोड। आज के एपिसोड का नाम है मंजूषा कला कारीगरी की कीमत। यह कार्यक्रम श्रृंखला यूनेस्को, सेमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली SDG फेलोशिप के अंतर्गत आपके लिए लाई गई है। अंग भूमि की है कथा, सबसे है ये पवित्र कथा। अंग धरा का गौरव है ये, अद्भुत है ये चित्र कथा। मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला। मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर। कार्यक्रम श्रृंखला में जानिए हमारी मंजूषा कला के प्राचीन और गौरवमयी इतिहास के बारे में। पहली बार रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर हर सोमवार सुबह 11 बजे सुनिए एक नया एपिसोड, और उस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट बुधवार और शुक्रवार को शाम 4 बजे सिर्फ रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। इट्स योर वॉइस। बचपन से ही मंजूषा कला से सजी न जाने कितनी सारी पेंटिंग्स खरीदी है हमने। मसलन जूट के बने बैग, दुपट्टा, पेन स्टैंड, ग्रीटिंग कार्ड और कई सारी चीजें। ऐसी खूबसूरत चीजों को खरीदने का मजा ही कुछ और होता है, क्यों है ना? ये यादें हमारे जहन में बसी हैं, पर इसकी कीमतें क्या हैं और कैसे इसका निर्धारण किया जाता है, इसको चित्रित करने में जो खर्च होता है, इसके बारे में आज इस तीसरे एपिसोड में जानेंगे हम। इसलिए आज के एपिसोड का नाम है मंजूषा कला कारीगरी की कीमत। पर अभी तीसरे एपिसोड पर आगे बढ़ने से पहले आपको जरा याद दिला दें, इस रेडियो सीरीज के दूसरे यानी पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था मंजूषा कला को चित्रित करने की प्रक्रिया, तकनीक, रंग, पात्र और आकृति के बारे में रोचक कहानी। प्रिया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे श्रोताओं ने इस कार्यक्रम श्रृंखला के पिछले एपिसोड्स को ध्यान से और पूरा सुना होगा तो यकीनन अब मंजूषा कला को देखने का नजरिया बदल गया होगा। हाँ मेहताब, आई अग्री। और अगर आप उन एपिसोड्स को सुन नहीं पाए हैं तो घबराएं नहीं, उसे आप कभी भी सुन सकते हैं हमारे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर। श्रोताओं, अब वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ें। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर हमारा खास रेडियो सीरीज मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर का तीसरा एपिसोड, मंजूषा कला कारीगरी की कीमत। अच्छा प्रिया, तुम ये बताओ कि अगर हम एक कला की कीमत आके या अंदाजा लगाएं तो कितनी लगा सकते हैं? मेहताब, हम सबको पता है कि कला की कोई कीमत नहीं होती, ये बेशकीमती होते हैं। बिल्कुल, ये बात 100% सही है। और एक सच ये भी है कि इस कला से जुड़े लोगों या कलाकारों के लिए हमेशा ही ये बहुमूल्य रहा है, पर इसको चित्रित करने में खर्च तो होता है ना? बिल्कुल मेहताब, क्या खर्च आता है, कौन कौन से कच्ची सामग्री की जरूरत पड़ती है और कलाकार कहाँ से उसे लाते हैं, और मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है, कलाकार की कितनी आमदनी हो जाती है, वगैरह वगैरह। इन सारे पॉइंट्स पर आज के इस एपिसोड में डिटेल में डिस्कशन होंगी, समझे ना? मतलब अगर मंजूषा चित्रकला को किसी दीवार, कपड़े, कैनवास, जूट के कपड़े, लकड़ी या पर्दे पर चित्रित किया जाता है तो इसमें कितना खर्च आता है? वाओ, इंटरेस्टिंग। हाँ मेहताब, और इसके लिए हमें बातें करनी होगी एक ऐसे व्यक्ति से जिसने इस बढ़ती घटती कीमतों को भी करीब से देखा हो। इस संदर्भ में हम आज बात करेंगे एक वरिष्ठ मंजूषा कलाकार से। आप हैं श्रीमती उलूपी झा मैम। लगभग 12-13 साल आपने अपनी जिंदगी के इस प्राचीन कला को समर्पित किया है। आप सबको बताती चलूं कि साल 2016 में ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा
देश भर में चुनी गई 100 सफल महिलाओं में से एक थीं और राष्ट्रपति भवन में मंजूषा पेंटिंग पर किए गए सकारात्मक कार्य के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 22 जनवरी 2016 को मैम को सम्मानित किया था। इसके अलावा राज्य सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास रेडियो सीरीज मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर के तीसरे एपिसोड मंजूषा कला कारीगरी की कीमत में। धन्यवाद। मंजूषा कला हमारे अंग प्रदेश की वो कला है जो बिहुला बिशहरी के लोक गाथा पर आधारित है और इसमें मंजूषा और कला दो शब्द हैं। मंजूषा वह है जिसमें अपने पति बाला का शव लेकर बिहुला रोती हुई जाती है और हंसती हुई वापस उसके प्राण लेकर आती है। हमारे मंजूषा कला मात्र कला नहीं, ये हमारा इतिहास है, ये हमारी धरोहर है और हमारे ये संस्कृति है। ये कला बहुत खास है। यूँ तो मैं इस कला को बचपन से ही करती आई हूँ, लेकिन पूरी समर्पण के साथ इसको मैंने ये 12-13 साल पहले से करना शुरू किया और ये हमको बहुत अच्छा लगा कि एक नारी जो कि विश्व में महासती कहलाई है, कम उम्र में उसकी शादी होती है और शादी के रात ही पति का देहांत हो जाता है, लेकिन वो लड़की विचलित नहीं होती है, बल्कि जीवित रह के संघर्ष करके अपने पति के जीवन को, इतना ही नहीं उनके 6 भाइयों को भी जिंदा वापस करके ले आती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है नारी सशक्तिकरण का। दूसरी बात, सबसे पहले अपने अधिकारों की मांग यदि किसी महिला ने किया है तो वह है हमारी बिशहरी। बिशहरी अपने पिता महादेव से कहते हैं कि जब आपकी पूजा होती है और मैया पार्वती की होती है, गणेश भैया की होती है, कार्तिक जी की होती है, यहाँ तक कि आपका जो बैल है नंदी उसका होता है, तो मैं भी आपकी बेटी हूँ तो मेरी पूजा क्यों नहीं होती है। तो अपने लिए अधिकार की मांग करने वाली ये लड़की। तो इसमें 2 नारियों के संघर्ष की कहानी है और इस संघर्ष में दोनों ही पक्ष विजेता होती हैं। सबसे बड़ा इसका महत्व ये है। जी जी मैम, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि इस मंजूषा कला को चित्रित करने में किन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है और ये सामग्री कहाँ से परचेस करती हैं और मंजूषा प्रोडक्ट रेंज में कौन कौन से आइटम हैं? क्या आवश्यकता होती है किन सामग्री की, ये इस पर निर्भर करता है कि हम क्या बना रहे हैं। जैसे कि साड़ी पे बनाना हो तो फिर कपड़ा चाहिए या फिर कैनवास पर बनता है, फिर कुछ बोर्ड वगैरह जैसे पेन स्टैंड वगैरह बनाते हैं, बैंगल बनाते हैं, चूड़ी वगैरह, तो उसके लिए अलग बेस चाहिए। टेराकोटा बनाते हैं तो उसके लिए फिर वो चाहिए। तो बहुत सारी सामग्री है। उसके अलावा जब हम डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं ना तो उसमें भी बहुत सारा सामग्री लगता है, जैसे मोती, ग्लू, हॉट एयर गन वगैरह की भी आवश्यकता पड़ती है, ब्रश, पेंट, वो सब तो पड़ता ही है। ये इस पर निर्भर करता है कि हम बना क्या रहे हैं। सामग्री हम लोग प्राय लोकल से ही ले लेते हैं, मार्केट में मिलता है, या फिर बल्क में मंगाना होता है तो कोलकाता या फिर दिल्ली से मंगवाते हैं। हम मंजूषा पेंटिंग हर रेंज में बनाते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य है ये हर घर में जाए, हर हाथ में हमारी कला हो, तभी हमारी इस कला का प्रचार प्रसार विकास हो सकता है और ये हमारी कला मंजूषा कला जीवित रह सकती है। इसके लिए हमारे कलाकारों का भी जीवित रहना बहुत आवश्यक है, तभी हमारे ये कला जीवित रहेगी। इसलिए हम जब रेंज की बात करते हैं तो इसमें बड़े बड़े कैनवास तो बड़े बड़े लोग लेते हैं। उसके अलावा हम हैंडमेड सीट पर बनाते हैं इस पेंटिंग को, ताकि वो साधारण लोग भी खरीद सकें और हर घर में वो जाए। जैसे हैंडमेड सीट है तो उसका हर साइज में फिर बनाते हैं, जैसे 22 इंची बाय 30 इंची का वो होता है प्राय, उसको हम काट के फिर उसका 12 बाय 6 या 2 इंची बाय 6 इंची भी सबसे छोटा साइज, वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह का बनाएं। दूसरा है जैसे कि सिल्क, भागलपुर सिटी है, सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का रेशम उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हम सिल्क साड़ियों में, दुपट्टा में, स्टॉल में भी हम बनाते हैं इस पेंटिंग को, और सूट सलवार, कुर्ता, बंडी, जैकेट, टी शर्ट, टाई में भी बनाते हैं। कोहबर जो शादियों में प्रयोग में लाया जाता है उसमें भी हम
इस कला को दर्शाते हैं। जैसे हम कैसमेंट या फिर कॉटन कपड़ा लें, उसमें कुशन कवर, डाइनिंग मैट, पिलो कवर, टेबल रनर, बेड शीट, पर्स, ये सब जितनी भी हमारे यूटिलिटी प्रोडक्ट हैं उन सब पर हम मंजूसा पेंटिंग करते हैं। पेन स्टैंड, ये सब मैसोनाइट बोर्ड से बनता है। चूड़ी, फ्लावर पॉट, ईयर रिंग, टी कोस्टर, ये सब। जैसे मोल्डेड से हम लोग ईयर रिंग बनाते हैं तो उसमें भी मंजूसा पेंटिंग करते हैं। यानी बारीक पेंटिंग भी बड़ा आकर्षक होता है इसका। टेराकोटा का जो सामग्री होता है, जैसे गमला है, जग है, कप या वेडिंग आइटम है, हाथी और दिया होता है, उस पर भी मंजूसा पेंटिंग करते हैं। जैसे बांस का आइटम है, सूप और टोकरी होता है, छोटे छोटे टोकरी, उसमें ढक्कन लगा के उसका डेकोरेटिव आइटम उसको बनाते हैं, उस पर मंजूसा पेंटिंग करते। उसका भी बहुत सारा प्रोसेस है, उसको गुजरना पड़ता है, लास्ट में उसमें चित्रित किया जाता है मंजूसा कला को। तो हम मंजूसा कला को केवल इस रूप में नहीं, बल्कि वो हमारा एक मंजूसा कला शैली के रूप में हमने उसको विकसित किया है और हर चीज़ पर लाते हैं। वॉल हैंगिंग भी बनता है, जैसे लकड़ी का आइटम, लकड़ी की गुड़िया, छोटी गुड़िया, बड़ी गुड़िया, या फिर चाबी का रिंग भी बनाते हैं, उस पर भी मंजूसा पेंटिंग करते हैं। जेल कैंडल बनाते हैं, उसके अंदर हम रंगीन बालू से वो आकृति बनाते हैं जो हमारा मंजूसा कला का मोटिव है। कप, प्लेट वगैरह भी इस पर भी बनाते हैं। फिर बहुत सारे सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसे डेकोरेटिव करने के लिए, मोती वगैरह से सजाते हैं इसको, नग वगैरह से। अलावे हमको पेंट, ब्रश, ये सब तो चाहिए। इसको बहुत ही मेहनत के साथ बनाया जाता है, उसको फिर सुरक्षित रखना भी तो हम कलाकारों का कर्तव्य बनता है। तो इसके लिए भी हमको कुछ पॉलिश आता है, वो भी करते हैं। कोई भी सामग्री हो, हमारे सजावट का ही सामान क्यों ना हो, या फिर हम जो दैनिक जीवन में उपयोग वाली वस्तुएं हैं उस पर भी बना सकते हैं। जिस किसी रूप में हमारे हर एक घर में जाए, ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैम, अब ये बताएं कि इनको चित्रित करने में कितना खर्च आता है, कुछ उदाहरण देकर समझाएं। चित्रित करने में सामग्री के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम साड़ी बना रहे हैं तो हम यदि अकेले बना रहे हैं तो 15 दिन भी किसी को लग जाता है, कोई 1 सप्ताह में भी बना लेते हैं। वो कलाकार के बनाने के ऊपर भी निर्भर करता है कि कितना वो तेजी से बनाते हैं। और सामग्री के ऊपर, जैसे कि हम पेन स्टैंड बना रहे हैं, छोटा आइटम है, उसको बनाने में भी 2 दिन लग जाता है, किसी को 1 दिन भी लग जाता है। जैसे हम फोल्डर बनाते हैं तो 1 दिन में हम 4 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं। तो खर्च कितना आता है, ये चीज़ हमारा पेंटिंग से लेकर पैकेजिंग तक के ऊपर निर्भर करता है। जैसे साड़ी बनाया, उसका साड़ी का क्या कॉस्ट आया, फिर उसमें कितना टाइम लगा, कैसा डिज़ाइन है, उसके ऊपर उसका फिर बैठा के उसका कॉस्ट निर्धारित करते हैं। जैसे दुपट्टा बनाए तो उसका भी उसी तरह से निर्धारित होता है कि जो दुपट्टे का कॉस्ट है, जो उसकी कीमत है, और जितना उसमें समय लगा, फिर उसके डिज़ाइन कैसा है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका कितना बाजार वैल्यू होगा। तो सुना आपने, इतनी खूबसूरत चित्रित कला को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है, और हम इसकी कीमत इसके साइज के हिसाब से लगा लेते हैं, पर इसके पीछे की मेहनत को समझ ही नहीं पाते। हाँ मेहताब, और पता है ये चित्रकला इसलिए इतनी खास है क्योंकि इसके चित्रण का काम बहुत बारीकी से पूरा ध्यान लगा के करना पड़ता है। तभी आप इसे सही मायनों में ब्रश और रंगों के सहारे कभी दीवार पर, कभी कपड़ों पर, तो कभी कैनवास पर उकेर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए आइए मिलते हैं 2 बहनों से जो शॉपिंग करने को निकली है मार्केट। वहाँ क्या होता है उनके साथ, आइए सुनते हैं। भैया वो वाला दिखाना। ये नहीं, वो वाला। ये
अरे नहीं नहीं, ये क्या? वो वाला भैया। कौन सा? अरे वो नहीं भैया, वो ये वहाँ जो है। ये वाला क्या? हाँ, वही। लीजिए। कितने की है ये? 225 की है, एक दाम लगेगी मैडम। एक दाम सही है, पर ऐसे कैसे? मैडम महंगाई देख रही हैं, आसमान छू रहा है। कुछ तो कम कीजिए भैया। वाओ, मंजूषा एम्पोरियम, साड़ी, सलवार सूट, स्टॉल, पेंटिंग। अरे छोटी, तू कहाँ देख रही है? देख ये कैसा लग रहा है? बार्गेनिंग कर 150 रुपए में ली हूँ। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है दीदी, बहुत अच्छा है। उधर देखो, मंजूषा एम्पोरियम, मुझे वहाँ जाना है। हाँ हाँ, अभी चलते हैं। हेलो मैम, स्वागत है आप दोनों का मंजूषा एम्पोरियम में। कहिए क्या दिखाऊं? साड़ी, सलवार सूट, स्टॉल, कर्टन, बैग्स, लैंप, कप, नोटबुक, कैलेंडर, पेंटिंग्स या कुछ और? दी, कितना बढ़िया है ना सब। महंगा भी होगा ना? भाई साहब, ये कोई पेंटिंग है क्या? जी मैडम, सारे कपड़े, पेन स्टैंड, वो बैग्स, लैंप, ये स्टॉल, कैलेंडर, नोटबुक, इन सब में जो चित्रकारी है ना, ये मंजूषा चित्रकला है। ये अपने भागलपुर का गौरव है। काफी खूबसूरत है। और इस एम्पोरियम में आपको मिलेंगे सारे मंजूषा प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर। वाओ दीदी, मैंने सुना पढ़ा तो था, पर मंजूषा चित्रकला इतनी खूबसूरत होगी ये नहीं मालूम था। इनक्रेडिबल। आओ छोटी, कुछ आइटम सेलेक्ट करते हैं। भैया, ये 5 आइटम्स हमने सेलेक्ट किए हैं। बिल बना दीजिए प्लीज। जी। मैडम, ये रहे आपके बिल, 2750 रुपए। 2750 रुपए? मंजूषा प्रोडक्ट तो महंगे हैं। छोड़ दो दीदी, मत लो। मैडम, ये आंध्र प्रदेश का हैंडीक्राफ्ट है। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में बनाए प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में थोड़े महंगे होते हैं। ये कला बेशकीमती है। मंजूषा चित्रकला हमारे रीजन का आर्ट है। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कला और कलाकार कैसे सरवाइव कर पाएंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। इन्हें पैक भी कर दीजिए प्लीज। जी, ये रहा आपका सामान। फिर आइए एम्पोरियम में। नमस्ते। बिल्कुल भाई साहब, और मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी इंसिस्ट करूंगी कि मंजूषा प्रोडक्ट जरूर खरीदें। वाओ दीदी, कितना अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू दीदी। वेलकम छोटी। चलो अब घर चलें। अंग भूमि की है कथा, सबसे है ये पवित्र कथा। अंग धरा का गौरव है ये, अद्भुत है ये चित्र कथा। मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर कार्यक्रम श्रृंखला मंजूषा कला अंग प्रदेश के अद्भुत धरोहर का तीसरा एपिसोड, मंजूषा कला कारीगरी की कीमत। श्रोताओं, हमने इन मंजूषा कला से सजने वाली चीजों के बारे में अब तक बहुत कुछ जाना है और जाना कि इसको चित्रित करने में जो मेहनत लगती है उसके बारे में भी बहुत डिटेल से। पर इतनी मेहनत के बावजूद अगर इनकी अच्छी कीमत ना पाए तो इस कला से जुड़े कलाकारों का बचाव नहीं हो पाएगा। तो अब बात करते हैं शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा सर से। आप पेशे से एक मार्केटिंग एक्सपर्ट कम मैनेजमेंट गुरु हैं। साथ ही मंजूषा कला को पुनर्जीवित और उसके उत्थान में आपने अथक प्रयास किया है और अभी भी इस क्षेत्र के जुड़े कलाकारों को निरंतर प्रोत्साहित और उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम श्रृंखला मंजूषा कला अंग प्रदेश के अद्भुत धरोहर के तीसरे एपिसोड मंजूषा कला कारीगरी की कीमत में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे
एक ऐसे विषय पर कुछ कहने का मौका मिला है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब। सर, हमारे श्रोता आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन खूबसूरत पेंटिंग्स और खूबसूरत कलाकृतियों का मूल्य निर्धारण कैसे होता है? क्या कलाकारों को सही कीमत मिल पाती है? और कैसे मंजूषा कलाकारों के लिए आर्थिक समृद्धि लाई जा सकती है? सबसे पहले आप लोगों को बहुत साधुवाद कि आपने एक ऐसी कला को, धरोहर को फिर से महत्व देने की कोशिश की है। मंजूषा कला बहुत ही प्राचीन कला है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल में भी इसका जिक्र आया है। और मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि संभवतः ये उससे भी पुरानी कला है, क्योंकि इसके कला के जो तरीके हैं वो हमें भीमबेटका के गुफाओं में पाए गए कला की तरह बहुत हद तक लगते हैं। ये एक रिसर्च का विषय है और इसको निश्चित रूप से हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उस पर वो उसका पता लगा रहे होंगे। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि मंजूषा कला जो आज से 15 साल पहले लगभग मृत प्राय हो चुकी थी, वो पुनः सिर्फ जीवित ही नहीं हुई है बल्कि बहुत तेजी से और स्वस्थ होकर के आगे बढ़ रही है। विषय जैसा कहा गया है कि आखिर इनका मूल्य निर्धारण कैसे हो और कारीगरी की कीमत क्या हो। आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि किसी के कारीगरी की कीमत लगाना बहुत ही कठिन विषय है। अभी तक मंजूषा कला के मूल्य निर्धारण की कोई ऐसी बात की नहीं गई है, लेकिन लगता है कि अब समय आ गया है कि हम लोग उसके मूल्य निर्धारण को कलाकृति को देखते हुए करनी चाहिए। कहना तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब तक किसी चीज का मूल्य निर्धारित नहीं होगा तब तक लोग इसको अपने अनाप शनाप दाम पर भी बेचेंगे और शायद कभी सही मूल्य भी ना मिले। तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस पर काम करने की आवश्यकता है अभी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि पर स्क्वायर फीट के अंदर जो काम किया गया है उस कलाकृति की उत्कृष्टता कितनी अच्छी है। कलाकार के नाम पर भी बहुत सारी चीजें बिकती हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं भागलपुर में जिनका नाम बहुत है और उनके नाम पर चीजें बिकती हैं। लेकिन एक आधारभूत मूल्यांकन इसका होना चाहिए और मूल्यांकन करने का आधार पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होना चाहिए कि अगर इतना बड़ा पेंटिंग है तो इसका ये होगा, इसका इतना होगा। इसके साथ साथ मंजूषा से जुड़ी हुई और चीजें हैं, जैसे कि हम लोग फ्लैप देते हैं, बैग बनाते हैं, हम लोग फाइल रखने की चीजें देते हैं, तो उन लोगों का बाजार के मूल्यों के निर्धारण के हिसाब से उसका निर्धारण होता है। तो इनकी कीमत कभी भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है। हम लोगों ने देखा है कि ये जो बाजार में चीजें मिलती हैं उनसे भी सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। और जब हम लोग थोक में इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को अच्छा मूल्य मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी चीज जो बाजार में 20 रुपये की मिल रही है और हमारे मंजूषा को अगर हम लोग 15 रुपये में दे रहे हैं तो हम लोगों को आगे बढ़ के कहना चाहिए कि नहीं, आप भी 20 रुपया ही लीजिए। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अभी जो मंजूषा के मूल्य निर्धारण हो रहा है वो बाजार की कीमतों को देखते हुए हो रहा है। जो प्रोडक्ट्स हैं, पेंटिंग्स की कीमत बिल्कुल इंडिविजुअल पेंटर्स के ऊपर में डिपेंड करती है और जो नए सीखने वाले लोग हैं उनके लिए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम का निर्धारण होना चाहिए। एक बात हम लोग बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि अगर कलाकार का पेट नहीं भरेगा और उसे कोई इनकम नहीं होगा तो कोई भी कला जीवित नहीं रह पाएगी और हमें इसे कहीं ना कहीं कमर्शियल बनाना पड़ेगा। और इस बात की बड़ी खुशी है कि धीरे धीरे इसकी पहचान हो रही है और लोग इसको बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसमें जो शुरुआती तौर पर कुछ बातें हुई वो ये बातें हुई कि कुछ लोगों ने मिलकर के यह संकल्प लिया कि हम लोग नए वर्ष में या दुर्गा पूजा में, दिवाली में, ऐसे अवसरों पर जो कार्ड वितरित करते हैं वो हम लोग बाहर का कार्ड नहीं खरीदेंगे, हम लोग मंजूषा कला से बने हुए कार्ड को ही वितरित करेंगे। और ये पहली शुरुआत थी। इससे कम कीमत पर ही सही लेकिन लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। फिर हम लोगों ने गिफ्ट के माध्यम से लोगों को मंजूषा कला देना शुरू किया, मंजूषा कलाकार के जो भी काम होते थे उनको देना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने विभिन्न सरकारी संस्थाओं से बात करके, व्यक्तिगत रूप से कुछ बात करके अपने घरों में, अपने हर जगह पर हम लोगों ने कलाकारों को काम दिया। भागलपुर के आज आप देखते हैं सिविल कोर्ट के रोड पर, हमारे विक्रमशिला सेतु के ऊपर या स्टेशन के ऊपर आप देखते हैं, हर जगह हमारे
मंजूषा कला को प्रोत्साहन मिला है। इसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहेंगे, आज से कुछ साल पहले हमारे घर में एक शादी थी, तो एक ख्याल दिमाग में अच्छा सा आया कि क्यों ना हम लोग पूरे के पूरे शादी के इवेंट को ही, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मंजूषा कला हो। लोगों ने शुरू में थोड़ा इसके लिए ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं करिए, क्योंकि मंजूषा कला में सांप होता है, तो ये होता है, वो होता है, ये शुभ नहीं होगा। लेकिन जब लोगों को ये समझाया गया कि मंजूषा कला पूरी तरह से नारी सशक्तिकरण का ही एक पार्ट है और अंत में हमारी नारी विजयी होती है मृत्यु के ऊपर भी, तब लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उस समय हमारा पूरा घर, आंगन, मड़वा, हर जगह मंजूषामय हो गया, जिससे देश विदेश से आए लोग और कुछ लोग ऐसे जो महत्व रखते हैं, उन्होंने उसको देख करके काफ़ी प्रोत्साहित किया और उन लोगों ने भी धीरे धीरे इसको अपने घर में लगाने का काम शुरू किया। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है मंजूषा कला पर, जो कि देश विदेश में उन्होंने इसको फैलाने की कोशिश की है। एक चीज़ और जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सालता है कि भागलपुर सिल्क के लिए जाना जाता है, और भागलपुर सिल्क पर हम लोगों ने 3-4 बार प्रयास किया कि मंजूषा कला को उकेरा जाए और उसको हम लोग मार्केटिंग करें। यहाँ के कुछ पदाधिकारीगण, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया इसमें। हम लोग खुद ही ऐसे ही कपड़ा को पहन करके निकलना चाहते हैं जिस पर के मंजूषा का काम किया हो। लोग काफ़ी इससे प्रोत्साहित होते हैं, खास करके जो हम बंडी पहनते हैं, बंडी के ऊपर मंजूषा का काम किया हुआ होता है। हम लोग कुर्ता पहनते हैं, उसके ऊपर मंजूषा का काम किया गया है। बहुत सारे ऐसे हैं। इवन वेस्टर्न जब हम लोग अटायर पहनते हैं तो टाई के ऊपर में काफ़ी काम किया गया है। आज हमारे कलाकारों में लगातार ट्रेनिंग हो रही है। बिहार सरकार इसके लिए कैंप कराती है। हमारी मंजूषा कला दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली के विज्ञान भवन, विज्ञान केंद्र में इसके लिए काम हुआ है। तो हर जगह मंजूषा बहुत तेजी से फैल रही है और इसकी वजह यही है कि कलाकारों को अब मान सम्मान के साथ साथ पैसा भी मिलने लगा है और बहुत अच्छे तरीके से मंजूषा आगे बढ़ रही है। और जैसे जैसे इसका कमर्शलाइजेशन हो रहा है, इसमें काम आगे बढ़ता जा रहा है। इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। इससे जुड़े हुए सभी कलाकार जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें और समृद्धि लाएंगे और धीरे धीरे इसे परिष्कृत भी कर रहे हैं। नए नए लोग इस पे ऊपर अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी चीज़ें नई नई खुल करके आएंगी। लेकिन एक मेरा निवेदन होगा हर कलाकार से कि इसके मूल आत्मा को कायम रखते हुए ही इस काम को उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो सुना आपने कि ये कला कितनी बेशकीमती है। इसे ऐसे ही हम अपने अंग क्षेत्र की धरोहर नहीं कहते, और जरूरी ये भी है कि इस अद्भुत धरोहर को आर्थिक मजबूती प्रदान की जाए ताकि ये कला और इससे जुड़े कलाकार फलते फूलते रहे। इस कला से जुड़े कलाकारों का ठेके पर काम करने के कारण इन लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। इन शिकायतों में न्यूनतम मजदूरी का ना मिलना और बोनस या ग्रेच्युटी ना देने से जुड़ी शिकायतें आम हैं। सरकार को चाहिए कि वे ये सुनिश्चित करे कि इन कलाकारों के पास भी साल के 365 दिन काम हो और कोई ठेकेदारी प्रथा ना हो। इसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है? सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए और जरूरत हो तो कला से जुड़े कलाकारों और एक्सपर्ट की राय भी ले, ताकि जब सरकार पॉलिसी बनाए तो उसको बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। कलाकारों के लिए समान काम के लिए समान वेतन दिए जाने का मसला भी बहुत अहम है और इसके लिए इन कलाकारों का एक संगठन बनाया जा सकता है। कामों की लिस्ट तैयार कर स्टडी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी इस बारे में फैसला आया है और कोर्ट के फैसले के मुताबिक सरकारी बोर्ड को इससे जुड़े सारे कदम उठाने होंगे। सरकारी विभागों के अलावा गैर सरकारी संस्थानों में काम के लिए सरकार को मिनिमम वेज लागू करना होगा, तभी हम इस कला से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। श्रोताओं, अब वक्त आ गया है आपके नाम की घोषणा करने का, मतलब पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का जवाब बताने का और सबसे पहले 3 श्रोताओं के नाम बताने का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि मंजूषा कला को चित्रित करने में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है। आपके विकल्प थे A5,
B3 या C8? सही उत्तर है ऑप्शन बी। जी हाँ, 3 रंगों का प्रयोग होता है मंजूषा चित्रकला में। तो आप 3 जिन्होंने सबसे तेज जवाब दिया है, आपके नाम है अमन रजा फ्रॉम सदरुद्दीन चक भागलपुर, सुमित कुमार नारायणपुर भागलपुर से और भास्कर कुमार साहिबगंज भागलपुर से। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर आपको देता है एक आकर्षक गिफ्ट जो आप हमारे स्टूडियो में आकर कलेक्ट कर सकते हैं। आप तीनों के अलावा कई और श्रोताओं ने हमें सही जवाब भेजे हैं। कुछ ने तो गलत जवाब भेजा और कुछ ने तो अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। अजय कुमार सबौर से कहते हैं कि रेडियो एक्टिव 90.4 FM को हार्दिक बधाई इतने बड़े और महत्वपूर्ण रेडियो कार्यक्रम के लिए। पल्लवी शर्मा का संदेश आया है और ये लिखती हैं चंपानगर नाथनगर से। पल्लवी जो खुद एक मंजूषा कलाकार है, कहती हैं कि आरजे मेहताब और आरजे प्रिया, आप दोनों को दिल से धन्यवाद हमारी आवाज बनने के लिए और इस मंजूषा कला को घर घर पहुंचाने के लिए। साथ ही अनिकेत सागर ने हमें लिखा है नवगछिया बाजार से। ये कहते हैं कि आप ऐसे ही प्रोग्राम आगे भी लाएं। थैंक यू रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। अजय, धन्यवाद तो हम आपका करना चाहते हैं कि आप इतना प्यार करते हैं हमें सुनते हैं, फिर अपनी दिल की बात हमें लिखते हैं और फिर सुनते हैं, जैसे आज सुन रहे हैं। तो धन्यवाद पाने के हकदार तो आप हैं, इसलिए थैंक यू हमें जवाब और प्रतिक्रिया भेजने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब थोड़ी सी बात उन श्रोताओं के लिए जो पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दे पाए या फिर उनका जवाब गलत था। तो कोई बात नहीं, आपको आज भी मौका मिल रहा है। आप आज के सवाल का सही जवाब देकर जीत सकते हैं आकर्षक गिफ्ट। तो अब हमारे आज के इस खास कार्यक्रम यानी तीसरे एपिसोड मंजूषा कला कारीगरी की कीमत में दी गई जानकारी पर आधारित एक सवाल सुनिए। सवाल है, मंजूषा पेंटिंग में किए गए सकारात्मक कार्य के लिए साल 2016 में कौन से मंत्रालय ने श्रीमती उल्पी झा को सम्मानित किया था? सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूं। मंजूषा पेंटिंग में किए गए सकारात्मक कार्य के लिए साल 2016 में कौन से मंत्रालय ने श्रीमती उल्पी झा को सम्मानित किया था? आपके विकल्प है, विकल्प ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, विकल्प बी कला संस्कृति और युवा मंत्रालय भारत सरकार और विकल्प सी लघु कुटीर और मध्यम उपक्रम मंत्रालय भारत सरकार। अपने जवाब आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549889911। अपने नाम और पता के साथ सही विकल्प का चुनाव कर भेज दीजिए हमें, और सही जवाब भेजने वाले पहले 3 स्मार्ट श्रोताओं का नाम हम लेंगे अगले एपिसोड में, और साथ ही हकदार होंगे एक आकर्षक उपहार का। इसके अलावा आज के एपिसोड में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आपके संदेश को हम अगले एपिसोड में शामिल करेंगे। तो जरूर बताएं कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549889911। तो जाहिर है कि कीमतें सबसे पहले तो कला समाज ही तय करता है कि अमुक कलाकार अच्छा है या बहुत अच्छा है या उसके जैसा कोई और दूसरा नहीं। और ये कला समाज बनता किनसे है? स्वयं कलाकारों, कला समीक्षकों, गैलरियों, संग्रहालयों, कला संग्राहकों, पारखियों, नीलामी घरों से। किसी कलाकृति का बहुत अच्छा होना, असाधारण होना, उसका पुराना होना और उसका लगातार गुणगान होना भी उसकी कीमतों में बढ़ोतरी करते हैं। दोस्तों, ये भी सच है कि कला की कोई कीमत नहीं होती, पर सच ये भी है कि बिना सही कीमत के हम किसी कला को फलता फूलता नहीं रख सकते। अपने बिहार की ही मधुबनी चित्रकारी हो या ओडिशा की पत्ता चित्रकारी या फिर आंध्र प्रदेश की निर्मल चित्रकारी, ये सब इतना इसलिए फल फूल रहे हैं क्योंकि इनके कलाकारों को इसकी अच्छी कीमत मिल रही है और इनको चित्रित करने के क्रम में उपयोग आने वाली कच्ची सामग्री की उपलब्धता भी आसान है। और ये दोनों ही अपने मंजूषा चित्रकला के संदर्भ में नहीं है, जो हमारे लिए शायद सबसे बड़ी विडंबना है। इसमें बदलाव की उम्मीद है और बहुत जल्द हमारी मंजूषा कला भी ऐसे ही हर जगह बिकती और चित्रित होती नजर आएगी। बिल्कुल मेहताब, अब आगे उम्मीद हमें रखनी ही चाहिए। जैसे हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता आज की ही तरह
अगले एपिसोड में भी ऐसे ही बड़े ध्यान से सुनेंगे, कार्यक्रम में दिए जा रहे इंफॉर्मेशन से लाभ उठाएंगे और अपने घर आंगन को मंजूषा चित्रकला से जरूर सजाएंगे। तो श्रोताओं, अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड यानी इस कार्यक्रम सीरीज के चौथे एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे मंजूषा कला से जुड़े कई कलाकारों से, और बाकी हमेशा की तरह सीक्रेट है। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले सोमवार सुबह 11 बजे एक नए एपिसोड के साथ। तो सुनना ना भूलें आपके अपने रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर अपने रेडियो दोस्त आरजे मेहताब और आरजे प्रिया के साथ। यूनेस्को, सेमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली SDG फेलोशिप कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत मंजूषा कला, अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर। तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अरे जय बाबा तो बाही रे जय बारे चांदो के ले जय आवास रे वाला टोला टोला काली माता पांचों बहन जगदम्बा माया बोला टोला काली रे जय बारे मैना रे देवी बिसहरी रे वाला पूजा रे रे बनिया मैना देवी बिसहरी माया पूजा रे रे बनिया रे। आरे दैवा पूजा नाही देवै रे बनिया रे आने का दुख जिया बौरे वाला पूजा नाही देवै रे बनिया आने का दुख जिया बौमाया। अंग भूमि की है कथा, सबसे है ये पवित्र कथा। अंग धरा का गौरव है ये, अद्भुत है ये चित्र कथा। मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला। मंजूषा कला, अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर। कार्यक्रम श्रृंखला में जानिए हमारी मंजूषा कला के प्राचीन और गौरवमयी इतिहास के बारे में। पहली बार रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर हर सोमवार सुबह 11 बजे सुनिए एक नया एपिसोड, और उस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट बुधवार और शुक्रवार को शाम 4 बजे सिर्फ रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। इट्स योर वॉइस।